हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने जो प्लानिंग इन इंडिया चल रहा था टॉपिक, उसमें लेके आए हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। मतलब किस प्रकार इंडिया में, हमारे देश में प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग वे में डेवलपमेंट को किया जाए, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर स्टार्ट लें इसको हम, तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट था प्लान्ड वे में डेवलपमेंट को करने का, वो हमारे देश में सबसे पहले 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा एक बुक लिखा गया था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो पहला अटेम्प्ट था इस एरिया में काम करने का। उनके बुक के द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार प्लानिंग करके डेवलपमेंट को किया जा सकता है। दूसरा जो स्थिति आई बनी हमारे यहाँ, वो बनी 1938 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, और जिसके चेयरमैन बने थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसका काम था कि वो अपने देश में हर एक क्षेत्रों में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो रिसोर्स हैं, उसका वो स्टडी करें और अपने रिकमेंडेशन को दें। बट उनके द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था और हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिनारियो था वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा था, जिस कारण से रिकमेंडेशन जो दिया गया इनके द्वारा उसको इंप्लीमेंटेशन में नहीं ला पाया गया। जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आया वो आया 1944 में, द बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान के नाम से मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक प्लान दिया गया, जिसको कहा जाता है बॉम्बे प्लान। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। ये 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपना एक प्लान दिया था जो प्लानिंग के हिस्ट्री में एक बड़ा महत्वपूर्ण जगह रखता है, परंतु इसके भी रिकमेंडेशंस को नहीं इंप्लीमेंटेशन में लाया जा सका। उसके बाद उसी वर्ष 1944 में ही अगस्त में, जो उस समय की हमारी गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके एक डिपार्टमेंट का ही गठन कर दिया। जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके द्वारा द प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट गठन किया गया, और उस डिपार्टमेंट का काम था कि वो इस प्लानिंग कमीशन या प्लान्ड वे में डेवलपमेंट को करने के लिए अपने रिकमेंडेशन को दे, जिसमें एक्टिंग जो मेंबर थे वो श्री आदिसार दलाल थे। ये जो थे, ये बॉम्बे प्लान को बनाने वाले, यानी कंट्रोलर ऑफ द बॉम्बे प्लान, ये कंट्रोलर और जो थे बॉम्बे प्लान के, उन्हीं को इस डिपार्टमेंट का एक्टिंग मेंबर बनाया गया। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका आदिसार दलाल दोनों जगह इंपॉर्टेंट रहते हैं। बॉम्बे प्लान में भी इनका रोल था, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना उसमें भी वो एक्टिंग मेंबर के रूप में काम किए। फिर नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आया 1944 में ही, वो श्रीमन नारायण जी के द्वारा दिया गया, क्योंकि वो गांधी जी के विचारों से और उनके फिलॉसफी से काफी हद तक प्रभावित थे, और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्योरी पर उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, जिसको कहा जाता है गांधीयन प्लान, जो दिया गया श्रीमन नारायण के द्वारा। उसके बाद 1945 में डॉक्टर एम.एन. रॉय, जिनको आप जानते हैं कि आपके कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, तो एम.एन. रॉय के द्वारा जनता का, यानी जन योजना, पीपल्स प्लान नाम का एक प्लान दिया गया, जो इंडिपेंडेंस के पहले ही दिया गया था। परंतु इसमें से कोई भी प्लान अलग अलग कारणों से, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, चाहे उस समय का पॉलिटिकल सिनारियो हो, चाहे आंदोलन हो, विभिन्न कारणों से इन प्लानों को कहीं पर भी इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाया जा सका। नेक्स्ट जो है हमारा 1946 में जो भारत में चुनाव हुए थे ब्रिटिश शासन में ही, जिसकी वजह से हम लोग जहाँ पढ़ेंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो भारत में एक अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट। और इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी, तो इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग वे में डेवलपमेंट को करने के लिए एक हाई लेवल एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया। हाई लेवल एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड का गठन किया, और गठन जब हुआ तो उसने पूरे स्टडी किया गया, प्लानिंग और डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स का स्टडी किया पूरे देश में। और देश में स्टडी करने के बाद उसने एक रिकमेंडेशन में अपना दिया कि देश को अगर
प्लान्ड वे में आगे बढ़ना है तो उसे एक स्टेबल प्लानिंग कमीशन की आवश्यकता होगी सेंट्रल स्टेज पर, यानी कि उसके द्वारा स्टेबल प्लानिंग कमीशन की मांग की गई सेंट्रल लेवल पर जो स्टेबल हो, और उसका यह काम होगा कि वो विभिन्न क्षेत्रों में जाके अपने रिसोर्सेज को और अपने समस्याओं को देखेंगे और उसको देखकर अपने प्लान को बनाएंगे और उस वे में हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो इसी से हमारे प्लानिंग कमीशन के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ और 1950 में ही श्री जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा एक प्लान दिया गया जिसको कहा गया सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था और वो कहलाया, उस प्लान में उस प्लानिंग कमीशन के रूप में उन्होंने काम करके अपना प्लान दिया, बट गवर्नमेंट जो थी वो उस प्लान को एडॉप्ट नहीं की। गवर्नमेंट उस समय की गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं की, पूरे प्लान को एक्सेप्ट नहीं की, कुछ पार्ट्स को एक्सेप्ट की बट पूरे प्लान को एक्सेप्ट नहीं की। और उसके जस्ट बाद ही 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ गवर्नमेंट के एक रिजोल्यूशन के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन का गठन किया अपने एक ऑर्डर से। और प्लानिंग कमीशन का जो पहला 5 ईयर प्लान आया वो आया 1 अप्रैल 1951 में। तो ये आपका हिस्ट्री है कि किस प्रकार प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ या प्लानिंग कमीशन किस प्रकार से बनी। और प्लानिंग कमीशन के अगर स्टार्टिंग की बात करें तो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो 1 अप्रैल 1951 में आया। जो उस समय के चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके जो डिप्टी चेयरमैन थे वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को देखते हुए इन डाटा को आपको दिया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जो टोटल अगर हम बात करें कि टोटल कितना प्लान अभी तक दिया गया, तो टोटल 11 5 ईयर प्लान दिया जा चुका था और 12वां 5 ईयर प्लान जो 12th 5 ईयर प्लान था वो चल रहा था, जो 2012 से 2017 तक था। 2012 से ये 2017 तक ये प्लान को काम करना था। बट आप भी जानते हो कि 14 में गवर्नमेंट चेंज हुई और 15 अगस्त 2014 को ही अनाउंस कर दिया गया कि प्लानिंग कमीशन जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा अब नीति आयोग से, यानी कि 15 अगस्त 2014 को ये अनाउंसमेंट किया गया कि प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, जिसके विषय में हम लोगों ने अपने पूर्व के क्लास में भी आपको पूरा डिटेल दिया था कि किस प्रकार नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से अलग है, क्या क्या डिफरेंसेज है, कैसे प्लानिंग कमीशन काम करती थी और कैसे नीति आयोग काम करता है। तो अगर इतना हम लोग इस पर डिटेल में जाएंगे, हम लोग ईयर प्लान में भी जाएंगे, तो अभी हमारा 11 5 ईयर प्लान खत्म हो चुका था, 12वां चल रहा था। इसके अलावा 7 एनुअल प्लान भी दिया गया था, जो ईयरली 7 बार किसी कारण से, मान लीजिए युद्ध की स्थिति में हुआ ऐसा या महामारी की स्थिति में ऐसा एक बार हुआ था, तो टोटल 7 एनुअल प्लान लाए जा चुके थे। अगर अब बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि प्लानिंग कमीशन को अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के या पॉलिटी के नजर से देखें तो क्या मिलेगा कि आपके पॉलिटी के 7th शेड्यूल जो कंकरेंट लिस्ट जिसमें डाला हुआ है उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग सब्जेक्ट डाला हुआ है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के सब्जेक्ट्स को वहीं से लिया गया और उसी के आधार पर प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। यानी कि अगर पॉलिटिकली हम देखें पॉलिटी साइंस से अपने, तो पॉलिटी साइंस में आपको ये जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा 7th शेड्यूल में जो कंकरेंट लिस्ट है। तो इसके तहत देश को और स्टेट को दोनों को प्लान्ड वे में काम करने का अधिकार मिला। और डीप में अगर जाते हैं तो पंचायतों को, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहां है, उसको अगर देखेंगे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग का जो सब्जेक्ट है ये सीधे पंचायतों के हाथ में पावर दिया गया है। तो ये सेंट्रल लेवल पर भी काम हो रहा है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट लेवल पर भी काम हो रहा है और पंचायतों के लेवल पर भी इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है।
तो प्लानिंग कमीशन में अगर हम लोग बात करें तो प्लानिंग कमीशन का जो स्थिति थी वो इस प्रकार थी कि प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे। जैसे पहला चेयरमैन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जब बना था, जब 5 ईयर प्लान आया था, तो उस समय टोटल 5 मेंबर को रखा गया था, नॉमिनेट किया गया था हमारे पीएम के द्वारा। तो टोटल 5 मेरे मेंबर थे। यानी अगर स्टार्ट से हम बात करें कि स्टार्टिंग में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम में आपके पास टोटल 5 मेंबर्स थे। इन मेंबर्स के विषय में अगर बात करें तो मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था पीएम के द्वारा, ना कि कहीं से इनका सिलेक्शन हुआ था। ये मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर थे। और इन मेंबर्स का जो टेन्यूर था कि कितने वर्षों तक रहेंगे, या इनकी जो क्वालिफिकेशन थी कि कौन से क्वालिफिकेशन के लोगों को मेंबर बनाया जाएगा, ये सारा पीएम के डिस्क्रिप्शन पावर में था। यानी ये पीएम के विवेक पर निर्धारित था कि वो किसको मेंबर बनाते हैं और उसका टेन्यूर क्या होगा। इसके लिए कोई स्पष्ट डायरेक्शन कहीं नहीं था। ये कैबिनेट और गवर्नमेंट के इच्छा के अनुसार बदल सकता था। दूसरा जो चीज हम लोग जानेंगे इसमें वो होगा हमारा एनडीसी। तो प्लानिंग कमीशन के बाद अगर हम लोग प्लानिंग कमीशन के कामों को समझना चाहें तो हमें दूसरा एक और इंस्टीट्यूशन को समझना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी जिसका गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। एनडीसी का गठन करने का जो मुख्य रीजन था वो ये था कि प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लिंक स्थापित करना। चूंकि हम लोग जैसा देख चुके हैं कि प्लानिंग कमीशन के अगर उसके हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से मेंबर हो सकते थे, तो हमने देखा था अपने पुराने क्लास में भी कि प्लानिंग कमीशन के पूरे जो उसका रूपरेखा था उसमें कहीं भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जगह नहीं मिला था। यानी वो प्योर कैबिनेट के पर आधारित था और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही चुने गए लोग उसके मेंबर होते थे। तो एनडीसी का गठन इसीलिए किया गया था कि प्लानिंग कमीशन और स्टेट्स के सीएम के बीच में लिंक स्थापित की जाए और उन दोनों के बीच में वो एक तरीके से कोऑपरेशन की भावना जागृत हो। तो इसके लिए एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, जिसके चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। वो लास्ट तक वही सिस्टम रहा कि जो पीएम होते थे वही एनडीसी के चेयरमैन होते थे। साथ ही साथ जो सेक्रेटरी होते थे प्लानिंग कमीशन के, वही एनडीसी के भी सेक्रेटरी माने जाते थे। जब शुरुआत हुई एनडीसी की तो एनडीसी में स्टार्टिंग में केवल जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे स्टेट के, वही एनडीसी के मेंबर होते थे। यानी जितने राज्य थे, राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो एनडीसी के मेंबर होते थे। लेकिन 1967 के बाद चेंज हुआ इसमें थोड़ा सा, और चेंज करके सीएम के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वैसे जगहों के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल की जा रही है, जिसे हम लोग यूटी कहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी एनडीसी में मेंबरशिप दिया गया। साथ ही साथ सेंट्रल कैबिनेट जो थी, पूरी सेंट्रल कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे वो सारे भी एनडीसी में शामिल किए गए। यानी 1967 के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। इसमें सीएम भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे और मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट वो भी इसके मेंबर बनाए गए। तो इस प्रकार एनडीसी का गठन हुआ और एनडीसी काम करना स्टार्ट की। अब जो हम लोग समझेंगे कि प्लानिंग कमीशन किस प्रकार अपने प्लान को बनाती थी और उस पे एनडीसी का क्या रोल था। हो गया। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो 5 ईयर प्लान दिए जाते थे, तो अगर उसके मेथड पे आए कि वो किस प्रकार प्लान को फॉर्म करता था या फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान क्या था, एनडीसी का क्या रोल था, ये समझेंगे हम लोग इस पूरे चार्ट से। जैसे सबसे पहला काम होता था प्लानिंग कमीशन का, मान लीजिए कि 5 ईयर प्लान आना है तो उसके 2-3 साल पहले से ही प्लानिंग कमीशन अपना काम शुरू करती थी। वो पूरे इंटायर कंट्री में स्टडी करती थी कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या रिसोर्सेज हैं हमारे, और उसके हिसाब से वो अपने प्लान और टारगेट को बनाती थी। अब प्लान और टारगेट का डिस्कशन करके वो पूरे देश से डेटा को कलेक्ट करती थी कि कहाँ कहाँ क्या समस्या है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या वहाँ पर संभावनाएं हैं और फ्यूचर प्लान के लिए क्या क्या वहाँ से हम
बचा सकते हैं। तो वो एक तरीके से पूरे देश से डेटा को कलेक्ट करती थी और उस डेटा को कलेक्ट करके वो उसको भेजती थी डेटा को एनडीसी के पास, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम यहां से होता था कि वो उस डेटा को करेक्ट करे या उस पे कुछ अपना सजेशन दे। क्योंकि एनडीसी में सीएम ऑफ द स्टेट रहते थे मेंबर, तो एनडीसी की बैठक में हर स्टेट माइक्रो और माइक्रो लेवल पर उस डेटा को ऑब्जर्व करती थी और उस हिसाब से वो उस पर कुछ ऑब्जेक्शन या तो लगा सकती थी या नहीं लगाती थी। मतलब क्या था कि डेटा जो था वो गया एनडीसी के पास, एनडीसी उस डेटा को या तो अपने सजेशन के साथ या बिना किसी सजेशन के उस डेटा को फिर से प्लानिंग कमीशन को वापस कर देती थी। अब प्लानिंग कमीशन के पास सारा डेटा जो करेक्शन होकर आया या सजेशन के साथ आया या बिना सजेशन के आया, प्लानिंग कमीशन उस डेटा को अपने पास सेव करती थी। अब उस डेटा के आधार पर जो मुख्यमंत्री थे और जो कैबिनेट के मिनिस्टर हुआ करते थे वो उस रिसोर्सेज के डेटा को, मतलब मेरे पास है क्या क्या और हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके आधार पर जो राज्य के मुख्यमंत्री होते थे और कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते थे वो लोग एक्सपर्ट की सलाह के साथ अपने अपने अलग अलग प्लान को बनाते थे। यानी कि जो सीएम थे और कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वे अपने प्लान को बनाते थे एक्सपर्ट के सजेशन या एक्सपर्ट पैनल के साथ बैठकर कि इतने रिसोर्सेज हमारे पास है, इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, और उस प्रकार वो अपना एक प्लान बनाते थे। उस प्लान के आधार पर जो प्लानिंग कमीशन थी वो ड्राफ्ट मेमोरेंडम बनाती थी उस प्लान का। यानी कि सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा उन डेटाओं का एनालिसिस करके अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करने के लिए वो अपना प्लान बनाती थी और उस प्लान के आधार पर प्लानिंग कमीशन एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम उस प्लान का कंप्लीट करते थे। उस ड्राफ्ट मेमोरेंडम को कैबिनेट के पास भेजा जाता था। जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम बनाया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा उसको दिया जाता था कैबिनेट के पास। कैबिनेट उस पर अपना चर्चा करती थी, डिस्कशन करती थी कि क्या क्या उसको और कर सकते हैं, उसमें क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, ये पावर था कैबिनेट के पास। कैबिनेट उस पर अपने डिस्कशन के बाद अपने रिकमेंडेशन या अपने सजेशंस को लगाती थी और लगा कर देती थी उसको एनडीसी को कि ये हमारा कैबिनेट का फैसला है कि ये सारे सजेशंस को हमें उस प्लान में इंक्लूड करने हैं। एनडीसी उन सजेशंस के साथ ही प्लानिंग कमीशन को पूरा प्लान भेजती थी फिर से वापस कि ये कैबिनेट के डिस्कशन के बाद ये सारी चीजें आई हैं, अब आप अपने प्लान को इस अकॉर्डिंग चेंज करो। फाइनली इसके बाद प्लानिंग कमीशन उस सजेशंस के साथ विथ सजेशंस प्लान को प्रिपेयर करते थे। तो इसके बाद फाइनली प्लान प्रिपेयर होता था। प्रिपेयर होने के बाद ये फिर से जाता था एनडीसी के पास। एनडीसी उसको अप्रूवल देती थी अपनी, यानी इसके बाद जो फाइनल प्लान जो यहां पर बना, ये फाइनल प्लान अप्रूवल के लिए पुनः जाएगी एनडीसी के पास और एनडीसी उसको अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद अप्रूवल जब एनडीसी दे देंगे तो वो प्लान फाइनली पुट अप होगा आपके पार्लियामेंट यानी आपके लोकसभा में, और लोकसभा में उस पर बकायदा बहस होगी। और बहस होने के बाद जब पार्लियामेंट से वो रेटिफाइड हो जाएगा तो रेटिफाई होने के बाद वो फाइनली प्लानिंग कमीशन उस प्लान को लागू करती है। प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस प्लान को लागू करती है। यानी इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है कि प्लानिंग कमीशन के प्लान को अप्रूवल देता कौन है। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एनडीसी जो है वही फाइनली अप्रूव करने वाली एजेंसी थी, और एनडीसी भी केवल अपने मर्जी से काम नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें सीएम भी बैठते थे और कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी बैठते थे, तो वो कहीं से वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। यानी एनडीसी हमारे लिए, हमारे क्वेश्चंस को देखते हुए हम कहेंगे कि एनडीसी के पास फाइनल अथॉरिटी थी उस 5 ईयर प्लान को अप्रूव करने के लिए। तो ये था हमारा 5 ईयर प्लान का पूरा हिस्ट्री कि किस प्रकार भारत में प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ या किस प्रकार प्लानिंग कमीशन काम करती थी, एनडीसी क्या था,
नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है वो हमने लास्ट क्लास में ही बता दिया था। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम लोग पढ़ाएंगे आपको 5 ईयर प्लान, यानी 1 से 6 तक, जो फर्स्ट प्लान टू 6th प्लान तक हम लोग एक क्लास में कवर करेंगे, और फिर 7 से लेकर 12 तक नेक्स्ट क्लास में, 2 क्लास में हमारा पूरा 5 ईयर प्लान हो जाएगा। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू।